सभी यूट्यूब प्रेमियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट से हमारा नमस्कार। आपके सामने लेकर के आई हूँ करंट अफेयर्स की एकदम न्यू ताज़ा खबर। तो इस खबर को जानने से पहले आपका हमारे सुपर सेटन क्लासेस चैनल पे स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में बताइए कि आपको किस तरह की खबरें चाहिए, वो हम आपको ज़रूर लेकर के आया करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। आपके सामने कुछ प्लेयर्स खड़े हुए हैं, हाथों में हॉकी लिए हुए हैं और ये आपको क्यों दिखाया जा रहा है, इसकी जिज्ञासा को हम शांत करते हैं। तो इसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम बहुत अच्छा आपकी चीज़ बताने वाले हैं। वो चीज़ है आपको कि पुरुष हॉकी में भारत ने जीता कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता है और कितने वर्षों बाद जीता है? 41 ईयर्स बाद। कितने वर्षों बाद? 41 ईयर्स बाद जीता है। और किसको हराया है? यह जर्मनी को हराया है। कितने गेंद से हराया है? तो यह 5-4 से इसने हराया है। 5-4 से हराया। इसके बारे में थोड़ी सी हम और जानकारी ले लेते हैं। तो जानकारी में आइए हम लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को, वही जो हमने बताया कि 41 साल बाद अपना पहला ओलंपिक पदक जीता है। पहला ओलंपिक पदक जीता है। जर्मनी को 5-4 से हराया है। जर्मनी को 5-4 से हराया है। और ये जो भारत देश है तो ओलंपिक पोडियम में कब चढ़ा, यानी कि ओलंपिक में इसका पार्टिसिपेशन कब से हुआ? तो 1900 इसका पार्टिसिपेशन जो हुआ था तो इसका हुआ था 1980 में। 1980 में हुआ था। 1980 में उसने अपना 8वां स्वर्ण पदक भी जीता था। 8वां स्वर्ण पदक भी जीता था। इसके बारे में थोड़ी सी और हम जानकारी ले लेते हैं। तो इसके बारे में इसमें कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, किन किन का योगदान रहा है, विशेष योगदान किन का था? तो सबसे विशेष योगदान था सिमरनजीत सिंह का। सिमरनजीत सिंह का इन्होंने 2 गोल किए हैं। इन्होंने 2 गोल किए हैं। इनके साथ ही हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह और रुपिंदर पाल सिंह ने भी स्कोर शीट मारे हैं। स्कोर शीट में अपना योगदान दिया है। इन्होंने योगदान दिया है। अब चलिए चलते हैं आगे, कुछ हासिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले अभी सभी देशवासियों को, भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई कि हमारा भारत देश 41 ईयर बाद ओलंपिक में अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब चलिए आपके सामने एक चित्र और आया हुआ है। इसमें जो लिखा है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक में से आपको क्यों बताया जा रहा है? तो वर्ल्ड बैंक में जो आपको जानकारी दी जाएगी तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है उसकी थोड़ी सी हम आपकी योगदान बता देते हैं। तो भारत सरकार ये हमारा दूसरा न्यूज़ है। ये हमारा दूसरा जो क्या कहते हैं करंट अफेयर्स का ताज़ा खबर है, दूसरी खबर है। भारत और विश्व बैंक ने हस्ताक्षर किए किसमें? $250 मिलियन की परियोजना पर। कितने? 250 मिलियन डॉलर की परियोजना पर इसने हस्ताक्षर किए हैं। इसके बारे में और हम जानकारी लेते हैं कि क्या कैसा ये। तो विश्व बैंक दीर्घकालीन, इन्हें बांध बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? दीर्घकालीन ये जो दीर्घकालीन बांध के लिए, बांधों की सुरक्षा के लिए इस योजना में उसने बांधों की सुरक्षा के लिए इसने विभिन्न राज्यों में, कई राज्यों के लिए बांधों की सुरक्षा का इन्होंने $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। 200 यानी कई राज्यों में दीर्घकालीन बांधों की सुरक्षा के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जानकारी दी गई है। दूसरा बांध पुनर्वास, इसमें और क्या क्या किया जाना है वो देखना है आपको। दूसरा बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना समझौता विश्व बैंक, भारत सरकार, केंद्रीय जल आयोग ने कितने 10 भाग लेने वाले राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों के बीच ये हुआ था। इस परियोजना को केंद्रीय जल आयोग यानी CWC यानी सेंट्रल वाटर कमीशन के नाम से भी जाना जाएगा और के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा। और इसी नाम के माध्यम से यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर, CWC के नाम से राष्ट्रीय स्तर पर ये लागू की जाएगी। ये परियोजना लागू की जाएगी। कहाँ कहाँ लागू की जाएगी इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो ये परियोजना छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु में ये योजना लागू की जाएगी। ये योजना इन इतने लागू की जाएगी। और इसका और क्या कार्य होगा? इसका जो कार्य होगा तो यह लगभग 120 बांध 120 पर इस परियोजना के कारण 120 बांध बनाए जाएंगे। परियोजना का कार्यान्वयन के दौरान अन्य राज्यों और एजेंसियों को परियोजना से भी जोड़ा, पर इस परियोजना से अन्य राज्यों को भी जोड़ने का प्रावधान है, ऐसा किया जा सकता है। आगे थोड़ी सी जानकारी इसकी और हम ले लेते हैं। इसके बारे में और क्या हम जानकारी ले सकते हैं, तो इसके बारे में जानकारी क्या है कि वो देखेंगे कि अन्य महत्वपूर्ण उपाय जो ड्रिप का समर्थन करते हैं, उनमें बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली यानी कि फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम और एकीकृत जलाशय संचालन को भी शामिल किया जाएगा, है ना, किया गया है, शामिल है। जो जलवायु लचीलापन निर्माण के योगदान, इस पर भी योगदान देंगे। कमज़ोर जो हमारे डाउनस्ट्रीम हैं, बहुत कमज़ोर हैं, उन समुदायों को जलवायु को परिवर्तन करने तथा नकारात्मक प्रभावों और जोखिमों के लिए तैयार करने के लिए ये योजना कार्यरत होगी। आपातकाल में योजना क्या करेगी कि आपातकाल में लचीलापन बढ़ाने के लिए और आपातकालीन कार्य योजनाओं की तैयारी और क्रियान्वयन में भी फ्लोटिंग सोलर पैनल का जैसी पूरक राजस्व सृजन योजनाओं का भी संचालन यह योजना करेगी। तो बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण योजना हमारे सामने आ चुकी है। अब इस योजना के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे और थोड़ा सा जान लेते हैं कि विश्व बैंक से संबंधित हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चन के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अलावा ये तो करंट का था, लेकिन बाद की कौन कौन सी योजनाएं हमारे, कौन कौन से प्रश्न हमारे ओवरटेक करते हैं यानी कि टेक अवे होते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है या संयुक्त राज्य अमेरिका में। वाशिंगटन डीसी और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा आपका, तो वह है कि विश्व बैंक, दूसरा क्वेश्चन जो बनने वाला है तो वह क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का गठन कब किया गया था। विश्व बैंक का गठन कब किया गया था, तो विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944 में किया गया था। जुलाई 1944 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनेगा, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। विश्व बैंक के अध्यक्ष, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड माल्पस। इस तरह से विश्व बैंक का भी आपका सेशन कंप्लीट होता है। कुछ हम खबरें और लेकर के आए हुए हैं, कुछ करंट से हैं, तो उनको भी आप देख लेंगे, उनके भी क्वेश्चन आंसर पढ़ते चलेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आपके सामने एक चित्र दिख रहा है, यह चित्र तंत्रिका जाल जैसे दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका नेटवर्क बताया जा रहा है। ऐसा इस चित्र से क्या मालूम हो रहा है कि हमारे नेटवर्क की जानकारी दी जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं, जिज्ञासा को शांत करते हैं कि ये किस लिए है। तो ये जो चीज़ है, तो उत्तराखंड ने किया भारत के पहले सबसे पहले, ये देखिए क्वेश्चन बन गया, पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। तो अब इन्होंने कर दिया। अब इसकी थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं कि इसमें से हमको क्या क्या हासिल होने वाला है। तो अब आप देखेंगे इसमें कि सब एक क्वेश्चन बन रहा है, उत्तराखंड के प्रेजेंट मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तराखंड के प्रेजेंट मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में भूकंप अलर्ट के नाम पर एक उन्होंने ऐप बनाया है। अलर्ट में नाम से उन्होंने अपनी पहला भूकंप पूर्व चेतावनी देने वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया। एक ऐप मीन्स एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन उन्होंने बनाया। उसको क्या किया कि लॉन्च किया, उनकी अनुमति मिली है। बनाया तो इंजीनियर ने है, तो उनको अनुमति दी है, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया। अब ऐप के बारे में क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ऐप को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित किया गया था।
यह विकसित किया गया है। अब इसके इस ऐप के बारे में थोड़ी सी और जानकारी आप लेते चलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आने वाले हैं आपके परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में। तो प्रारंभ में इस ऐप को केवल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था। किसके बारे में लॉन्च किया गया था? सिर्फ एक परियोजना के बारे में लॉन्च किया था भारत सरकार। ये इनके बारे में परियोजना प्रस्ताव को उत्तराखंड सरकार द्वारा आगे भी बढ़ाया गया था। परियोजना को आगे भी बढ़ाया गया था। तो चलिए इसके बारे में अब थोड़ा सा ऐप के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो ये ऐप हमारा काम क्या करेगा, कितना उपयोगी है, उसके बारे में हम थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं। तो ये ऐप क्या करेगा कि लोगों को भूकंप से अलर्ट करेगा, उसके बारे में बताएगा। ये भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप है। ये भारत का पहला पूर्व यानी कि जो भूकंप आने वाला होगा, इस ऐप के माध्यम से आपको कहाँ पर किस स्थान पर भूकंप आने वाला है यह आपको अलर्ट कर देगा, यह आपको जानकारी दे देगा। भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप भूकंप की शुरुआत का पता लगा सकता है और जो हमारे पड़ोस में भूकंप की घटना घटी है, पड़ोस में हमारे भूकंप की जो भी घटना है उसके बारे में चेतावनी जारी करने के साथ साथ उस नुकसान को रोकने के लिए स्थान पर तीव्रता के अपेक्षित समय के बारे में भी यह जानकारी देगा, चेतावनी देगा, हमें उसकी चेतावनी दे सकता है। तो वास्तव में यह ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लॉन्च होते ही आप सभी इस ऐप को डाउनलोड करके अपने आप को सुरक्षित करें और बचाएं, हम आपसे यही आशा करते हैं। आगे चलते हैं कि इस पार्ट से प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो इस पार्ट से सबसे पहले पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो उत्तराखंड की वर्तमान राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और दूसरे कौन है? दूसरे तो आपको बताया गया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनका नाम आ ही गया है शुरू में। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। इस तरह से आपका यह पार्ट भी समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप पढ़ते रहेंगे और मन को अपने प्रफुल्लित भी करते रहेंगे। अब चलिए आगे, आपको एक बच्चा मुस्कुराता हुआ, कितना बढ़िया मुस्कुरा रहा है, ये लड़का मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। इस व्यक्ति के बारे में आप जानेंगे तो बिल्कुल भौचक्के रह जाएंगे। इस व्यक्ति ने कितना महान कार्य किया है अपनी छोटी सी आयु में इसने क्या किया है, ये कौन है, इसके बारे में आपको जिज्ञासा को मैं शांत करती हूँ। तो ये है इनके बारे में यदि आपको जानना है तो चलिए एक कदम आगे चलते हैं। ये कौन है? तो ये जो है आपके शेहरोज काशिफ। ये क्या किया है इन्होंने? K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं। सबसे कम उम्र के पर्वतारोही। तो इनकी उम्र कितनी होगी? लगभग सबसे कम आप 20 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति चढ़े थे, उनका नाम आप हमारे कमेंट में बताइए कि 20 साल की उम्र में चढ़े थे, उनका नाम क्या है। तो इनकी उम्र 20 से भी कम यानी 19 वर्ष है। इनकी उम्र कितनी है? 19 वर्ष है। कहाँ की है ये पाकिस्तानी है। और K2 पर चढ़ने वाले ये पहले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। तो इनके बारे में चलिए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि सबसे कम उम्र हमने बताया कि सबसे कम उम्र 19 वर्ष में ये पाकिस्तानी पर्वतारोही हैं। इनका नाम है शेहरोज काशिफ। और ये कहाँ पर चढ़ाई इन्होंने करी है? दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 पर। तो अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, तो पहली कौन सी है और कहाँ है? तो पहली हमारी है एवरेस्ट। कौन सी हमारी पहली है? एवरेस्ट। ये कहाँ पर है एवरेस्ट कहाँ पर है? तो एवरेस्ट नेपाल में है। एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। ये सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आपको ये क्वेश्चन अब आप यहाँ से कंप्लीट करते हैं। इसके बारे में हम कुछ और आगे जानते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं इन व्यक्ति के बारे में जो आपके सामने आए हैं।
उनके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो ये शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के, हमने बताया कि सबसे कम उम्र के, सबसे छोटे उम्र के व्यक्ति हैं। ये लाहौर के से, ये हैं कहाँ के, ये कहाँ के हैं, ये हैं लाहौर के। कहाँ के हैं, लाहौर के हैं। तो लाहौर के हैं। ये बोतलबंद क्या लेकर के गए थे, तो बोतलबंद ऑक्सीजन की मदद से यह 8611 मीटर की ऊंची चोटी के 8611 मीटर K2 की जो हमारी ऊंचाई है कितनी है, K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर इनकी ऊंचाई है। अब आगे हम जान लेते हैं कि इनके बारे में थोड़ा सा और दिया हुआ है, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। काशिफ से पहले चलिए, जो हमने आपको बताया था इसी में आपका उत्तर भी आ गया है। तो काशिफ से पहले कौन चढ़ा था, महान पर्वतारोही मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने 20 साल की उम्र में वो K2 पे चढ़े थे। K2 पे चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। उन्हें यानी कि साजिद सतपारा के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है, साजिद सतपारा के रिकॉर्ड को तोड़ा है काशिफ ने उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उनकी उम्र 20 साल थी और काशिफ की उम्र जो है तो 19 वर्ष है। तो यहाँ से आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं। अब काशिफ के बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये कौन है, कहाँ से, कैसे हैं, तो इनके बारे में चलिए जानकारी लेते हैं। काशिफ ने 17 साल की उम्र में दुनिया के 12वें सबसे ऊंचे पर्वत, दुनिया का 12वां सबसे ऊंचा पर्वत जो है उसकी ऊंचाई है 8047 मीटर चौड़ी चोटी को भी फतह किया, यानी कि वहां पर भी उन्होंने अपना परचम लहराया। इसी वर्ष साल मई में वह माउंट एवरेस्ट को भी फतह करने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तान बन गए। अब K2 पे उन्होंने चढ़ाई कर ली और इसी साल उन्होंने पाकिस्तान के सबसे कम उम्र के, यानी कि ये तो सबसे कम उम्र के पाकिस्तानी जिन्होंने K2 पर चढ़ाई करी है पहले व्यक्ति बन गए हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा और हम हासिल करते हैं जानकारी। इन्होंने और क्या क्या किया है, इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान, नेपाल और चीन दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों का घर है। हमारे सबसे ऊंची चोटियों का घर कौन कौन सा पड़ोसी देश है, तो वह पड़ोसी देश है पाकिस्तान, नेपाल और चीन है, जिन्हें 8000 के रूप में भी जाना जाता है। इन चोटियों के घर को किसके रूप के बारे में जाना जाता है, तो यह 8000 के रूप के नाम से भी यह जाना जाता है। K2 और नंगा पर्वत सहित 8000 मीटर की चोटियां पाकिस्तान में हैं। क्यों इनको 8000 के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में 8000 मीटर की चोटी जो है 5 यानी कि कंचनजंगा या नंगा पर्वत और K2 को मिलाकर के 8000 मीटर की एक चोटी का निर्माण होता है। इसलिए इसे 8000 मीटर के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। अब इसमें से कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न कैसे आपके सामने आते हैं उनको भी हम जान लेते हैं। तो उनको जानने के लिए हम चलते हैं एक कदम आगे। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, पाकिस्तान की राजधानी सभी जानते हैं, हमारा पड़ोसी देश है और भारत का कहते हैं कि एक अंग माना जाता है। हम सभी भारत और पाकिस्तान में एकता कायम करने के लिए बहुत प्रयासरत भी हैं। तो यहाँ पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री के बारे में तो आप सभी जानते हैं, उनसे चिरपरिचित हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, इमरान खान, ये पूर्व क्रिकेटर हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो पूर्व क्रिकेटर हैं। और पाकिस्तान में मुद्रा कौन सी चलाई जाती है, तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलाया जाता है। इस प्रकार से आपके 4 ऐसे
4 ऐसे करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। एक छोटा सा जानकारी लेकर के हम और आपके सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में जान लेंगे। ये चित्र भी आपको कौतूहल उत्पन्न करता होगा, तो इस चित्र को देखेंगे। इस चित्र के बारे में हम चलिए चलते हैं एक कदम आगे। क्या चीज़ है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो इनके बारे में जानकारी हमको क्या मिलती है कि श्रीलंका में मिला दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह। श्रीलंका में दुनिया का सबसे बड़ा तारा मिला है, नीलम समूह के नाम से जाना जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में, श्रीलंका के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो श्रीलंका के रत्नपुरा में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। पत्थर का रंग हल्का नीला होता है। यह मजदूरों को एक रत्न व्यापारी के घर में कुआं खोदते समय मिला। कहाँ मिला? एक व्यापारी के घर में मिला। यह व्यापारी के घर में मिला है। और रत्नापुर के देश की राजधानी जो है, रत्नापुर को देश को रत्न की राजधानी कहा जाता है। श्रीलंका में रत्नापुर को क्या कहा जाता है? रत्नापुर को रत्नों की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बहुत ही कंप्लीट क्वेश्चन बन रहा है। नीलम समूह का वजन जो है तो 51 kgs है। 2.5 मिलियन कैरेट का है। ये 2.5 मिलियन कैरेट का होता है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी अनुमानित कीमत जो होती है $100 मिलियन तक। अब चलिए कुछ इससे प्रश्न देख लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो हमारे हमेशा बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से प्रश्न हैं? तो वो प्रश्न है श्रीलंका की राजधानियाँ, ठीक है ना। तो श्रीलंका की जो राजधानी है तो श्री जयवर्धनेपुरा है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है। मुद्रा कौन सी चलाई जाती है? तो श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया चलता है। कभी यह भारत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक। श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री है महिंद राजपक्ष हैं। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? श्रीलंका के राष्ट्रपति जो हैं वो कौन है? श्रीलंका के राष्ट्रपति, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। इस तरह से आज का आपका करंट अफेयर्स की सारी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की गई। अब आप हमारे सुपर सर्टेन क्लासेस के चैनल को सर्च करके ज़रूर देखिएगा, समझने का प्रयास करते रहिएगा और हमें अपना बहुमूल्य समय और बहुमूल्य जानकारी हमें देते रहिएगा कि हम आपको किस विषय से संबंधित आपके सामने जीके और करंट अफेयर्स लेकर के आए। हम आपको लेके आते रहेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।